जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के मॉडल सेट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ ही इसका सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि आप सभी के जिला शिक्षा प्रशासन की ओर से मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो इस वीडियो में कंप्लीट आंसर देने वाला हूँ, कंप्लीट सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को आप लोग जो है बच्चों आप अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से कई सारे का क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। लगभग इसका जो है 40 से लेकर 50% जो है क्वेश्चन आप लोगों का टच होने वाला है। ठीक है, जो 5-5 मॉडल सेट जारी किया है, प्रत्येक पांचों मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से जो है सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छे से उनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 120 को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 120 को लिखेंगे। अब इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से हम भाग देते हैं तो कितना 60, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 होगा। फिर इसको हम करेंगे 2 से कितना 15, फिर से करेंगे तो इसको हो जाएगा 2 और यहाँ 3 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब ये देखना है कि यह जो आया हुआ है तो यह जो है किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए, यह जो है बच्चों ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से किसी भी संख्या का जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 26 और 91 का HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले करेंगे क्या, 26 को हम अगर गुणनखंड करें तो देखिए 13 दूनी क्या होता है 26, तो 2 गुना हम 13 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 91 है तो 63 91, 7 गुना हम 13 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कहता है HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब यहाँ पे ये क्या है कि इसमें सर्वाधिक सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो सर्वाधिक जो है बड़ा संख्या कॉमन में कौन है, तो 13 आता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा HCF। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे तीसरा नंबर दिया गया है कि 3 + 2√5 कैसी संख्या है, तो यह जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न चौथा नंबर दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का अनुसार a = BQ + R में b है। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये कहता है b जो है ये क्या है, तो b क्या है, एक भाजक है। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था इसका फॉर्मूला जो होता है a जो होता है वो क्या होता है, भाज्य होता है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखें, a जो होता है वो भाज्य होता है, b जो होता है वो भाजक होता है। ठीक है, वो भाजक होता है। उसके बाद बच्चों q जो होता है तो ये जो है भागफल होता है, भागफल होता है, और r जो होता है ये शेषफल होता है। तो मैंने इसको जो है अच्छे से आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था। अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे भूल गए होंगे तो इसको आप लोग एक बार जरूर देख लें। तो देखिए यहाँ पे जो है अब ये सवाल कह रहा था कि a = BQ + R जो यूक्लिड विभाजन का जो है फॉर्मूला है, इसमें जो है b जो है वो क्या है, तो b जो क्या है एक भाजक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 5वां नंबर दिया गया है कि y = px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px के शून्यांकों की संख्या क्या है। तो अभी यहाँ पे देखिएगा px यानी कि x अक्ष में जो है ये जो लकीर है कितने बार जो है प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखिए यहाँ पे एक बार ये हो गया, 2 3 और 4, तो इसलिए दोस्तों इसका px का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, छठा नंबर दिया गया है कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c में c है, तो इसके शून्यांकों का योग क्या होगा। तो देखिए ax² + bx + c जो है ये द्विघात बहुपद दिया गया है। अब इसमें कहता है शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसको क्या लिखते हैं, -b/a। तो -b/a किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले का आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है 7वां नंबर, किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या अधिकतम होती है, यानी किसी भी द्विघात बहुपद हम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए द्विघात बहुपद में सर्वाधिक घात कौन सा कितना है, तो 2 है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल दिया है रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y
प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 है, यदि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर नॉट C1 बाय C2 हो तो भिन्न में से यह सही कथन चुने। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने आपको पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो मॉडल सेट 1 में आप लोगों को सोल्यूशन दे रहा था, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इस तरीके से यहाँ पे दर्शाया जाता है तो यह क्या होगा, यह संगत होगा, यह क्या होगा, संगत होगा, और इसका क्या है, अद्वितीय हल होगा। ठीक, अद्वितीय क्या होगा, हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यह एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल 9 नंबर दिया है कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 और 2x प्लस 2y बराबर 6 के हल होंगे। तो अब इसका हल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिए, a1 बाय a2 लिखेंगे। तो a1 का मान कितना है, 1 है, और a2 का मान कितना है, 2 लिखेंगे। उसके बाद b1 बाय b2 लिखेंगे। ठीक है, b1 बाय b2 लिखेंगे तो b1 का मान कितना है, 2 है, और b2 का मान कितना है, वह भी 2 है। ठीक है, इसको हम कटा सकते हैं, तो ये कितना हो गया, 1 आ गया। उसके बाद C1 बाय C2 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 6 है, इसको हम कटाएंगे, 1/2 आता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे चूंकि A1 बाय A2, ठीक है, A1 बाय A2 बराबर नॉट B1 बाय B2 बराबर नॉट B1 बाय B2 बराबर नॉट C1 बाय C2 है, यानी कि दोस्तों यह जो है एक दूसरे के जो है ये विरोधा है। ठीक है, विरोधाभास में है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि यह जो है ये क्या होगा, जब ये जो है एक दूसरे के साथ जो है विरोधित करेगा तो ये जो है अद्वितीय हल को दर्शाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, अद्वितीय हल को दर्शाएगा। तो अद्वितीय हल में क्या होता है, तो अद्वितीय हल हमें कोई हल नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो 9 नंबर का डी नंबर इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 10वां नंबर दिया गया है कि समीकरण निकाय x प्लस 2y और 5x प्लस ky 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान लिखें। तो देखिए अनगिनत हल के लिए, तो अनगिनत हल के लिए जो है पहले क्या होता है, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 होता है और बराबर c1 बाय C2 होता है। तीनों क्या होता है कि ये बराबर होता है, तब ये जो है अनगिनत हल को दर्शाता है, यानी कि अनेक हल को दर्शाता है। जब यह जो है, अब ये इसको हम दर्शाएंगे अपने समीकरण के अनुसार, इसको समझेंगे। यहाँ पे देखिए 2 समीकरण दिया है ना, इसी के अनुसार आपको k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो x का मान a का मान कितना है, a1 बाय a2 का जो मान है वो 1 कितना हो जाएगा, 5 है, तो ये लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ पे जरा ध्यान दिए, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2। अब इसको यहाँ पे करते हैं तो 1 कितना हो गया, 5 हो जाएगा। अब उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा k। तो अब ये लिख दिए। तो अब यहाँ पे k बराबर कितना हो गया, 10। तो अब जरा ध्यान दीजिए, k बराबर 10 आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। k का मान कितना निकल चुका है, 10 आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल की ओर चले। तो देखिए दिया गया है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण नहीं होने का कारण, और मैंने आपको बताया था इसका जो रूप होता है वो इस प्रकार होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको और एक चीज बताया था कि अगर x² इधर भी रहे और बराबर के उस पार x² रहे तो ये क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, तो अब जब ये कट जाएगा तो अब क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इसको समझें, तो यहाँ पे ax², तो यहाँ पे x² इधर भी आएगा और यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसमें नहीं आएगा। तो क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में होगा। अब इसको हमको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके बताना, तो ये जो है द्विघात समीकरण होगा, ये भी द्विघात समीकरण होगा और ये भी द्विघात समीकरण होगा। लेकिन बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो इसको हम लिखे x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए ये और यह जो है कट जाएगा तो बचा यही ना। तो देखिए
इसका जो है द्विघाती सूत्र के रूप में आता है, नहीं आता है, तो ये जो x स्क्वायर कटिए गया, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण के रूप में नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल दिया गया है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो। मैंने आपको बताया था कि अगर d जो है वो 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का विभिक्तर मान है। तो विभिक्तर मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, a का मान कितना है 3 है, b का मान कितना है -5 है, और c का मान कितना है भाई, तो c का मान है 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो b का मान रखेंगे, b का कितना है 5 का स्क्वायर लिखेंगे, -5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 गुना 3 गुना हो जाएगा 2। अब इसको करेंगे कितना, -5 गुना -5 करेंगे तो कितना प्लस 25 हो जाएगा, इधर 24, तो कितना हो गया, इसका 1 मान निकलता है। तो विभिक्तर माने कि d का मान कितना निकला, 1 निकला, तो ऑप्शन जो है ए, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर यहाँ पे देखें, दिया गया है कि निम्न में कौन द्विघात सूत्र है। तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 15 नंबर दिया है, AP 3 1 -1 -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद और सार्वंतर d क्या होगा। तो सबसे पहले प्रथम पद हम ज्ञात कर लेते हैं, तो प्रथम पद जो है वो 3 होगा, a जो है वो 3 निकल गया। अब d का फॉर्मूला निकालते हैं, तो d का होता है a2 - a1। तो a2 का मान देखिए, दूसरा पद क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और इसको हम माइनस यहाँ पे 3 में घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या निकला, a का मान जो है 3 निकल गया और d का मान -2, तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन बी में इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 16 नंबर दिया है कि AP -3 -1/2 11वां पद है। अब देखिए इसमें ये जो AP दिया गया है समांतर श्रेणी, इसमें आपको 11वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a का मान कितना है -3 है। अब देखिए इसमें सार्वंतर आपको ज्ञात कर लेना, तो सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो a2 - a1 का फॉर्मूला, ठीक है। तो a2 का मान कितना है -1/2 है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +3। अब देखिए इसको करेंगे 3 दूनी 6, ठीक है, -1 + 3 दूनी 6/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम निकालेंगे 5/2 हो गया। तो d का सार्वंतर का मान कितना निकला 5/2। अब यहाँ पे कहता है 11वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि a11 ज्ञात करना है। तो a प्लस कितना लिख सकते हैं 9d लिख सकते हैं ना। तो a का मान कितना है भाई, तो a का मान जो है पहले से दिया हुआ है -3, और 9 गुना करेंगे कितना 5/2 करेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ 11 है ना, तो 10 लिखेंगे यहाँ पे, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो 5 25, और इसको हम 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 22। तो अब यहाँ पे 11वां पद कितना निकल गया 22 निकल चुका है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है 17 नंबर की प्रथम n पदों या n पूर्णांकों का योगफल होता है। तो प्रथम n घन पूर्णांकों का योग जो होगा n × n+1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग याद रखना। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि आकृति में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, जिसमें प्रयुक्त समरूपता कसौटी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे देखिए a जो है वो p के बराबर है, b जो है वो c के बराबर है, और सॉरी q के बराबर है, और c जो है वो r के बराबर है। यानी कि ये जो है a समरूपता को यहाँ पे दर्शाता है, a समरूपता कसौटी को दर्शा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर मैंने बताया, 19 नंबर की ओर। तो देखिए एक 19 नंबर सवाल देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल सेट 1 में भी ये सवाल दिया गया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग था, ठीक है। लेकिन बात वही है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। दिया गया है कि एक समलंब ABCD में, जिसमें जो है AB समांतर श्रेणी है के विकर्ण परस्पर O पर करते हैं, यानी प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB = 2CD है, तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, AB बराबर दिया है 2CD। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का जो है क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर, ठीक है। और इसको भी बटा करेंगे, एरिया लिखेंगे त्रिभुज
COD का क्षेत्रफल, तो इसमें भी निकाल सकते हैं CD का क्षेत्रफल। AB का क्षेत्रफल में दिया गया है 2CD/CD का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम कर सकते हैं, 2 दूनी कितना, CD कर जाएगा, 2 दूनी 4 और इधर नीचे बचा 1, तो 4:1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4:1। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है, आपको मैंने अच्छे से समझाया ना। इसको आप अच्छे से जो है नोट करते जाएगा और वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 25 सेंटीमीटर और BC जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो कौन B का मान क्या होगा, तो कौन B जो है वो 90 डिग्री होगा। तो कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अब यहाँ पे ये देखना है कि सबसे बड़ी भुजा क्या है, वो 25 सेंटीमीटर है, इसको आपको कर्ण मान लेना है। और इसके बाद छोटी भुजा क्या है, इसको आपको लंब मान लेना है और सबसे छोटी को हम लोग आधार मान लेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा है कि h² बराबर होता है P² + B²। अब इस फॉर्मूले का अगर हम ज्ञात करते हैं तो ये तीनों जो है वो बराबर होगा, यानी कि 24 और 27 का जो वर्गों का योग जो है वो 25 के योग के बराबर होगा, इसलिए कोण B जो है वो 90 डिग्री दर्शाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पिक्चर बनाकर आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण हो गया ना। जब ये कर्ण जो है ये बड़ी भुजा जो है दोनों छोटी भुजा के योग के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला आपका जो है कोण B जो है जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 21 नंबर दिया गया है कि y अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी होती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, y अक्ष कहता है तो y अक्ष आपको यही तो ले लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। y अक्ष के बिंदु से ले रहा है, तो y अक्ष से बिंदु से ले रहा है, तो यही पहला वाला जो है y बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 C जो है इसका सही आंसर होगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर दिया गया है कि बिंदुओं -10, 6 और 6 - 10 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियमांक होगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया हुआ था कि अगर यहाँ पे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु को नियतांक अगर ज्ञात करता है तो आपको कैसे ज्ञात करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देनी होगी और इसको आप लोगों को जो है अच्छे से समझना होगा, क्योंकि दोस्तों यह जो है ना काफ़ी VVI सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे हम कोई भी अक्ष ले लेते हैं, x को लेते हैं, तो x और x के साथ हम करेंगे तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये y2। तो सबसे पहले x का लेंगे तो विभाजन सूत्र से मध्य बिंदु का जो निकलता है, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बटा होता है 2। अब यहाँ पे करना क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम करेंगे तो यहाँ पे कितना है भाई, -10 है और लिखेंगे यहाँ पे प्लस कितना 6 बट्टा लिखेंगे 2। अब देखिए इसको हम घटाएंगे तो -4/2 हो गया, तो इसको हम कटा सकते हैं ना, तो -2 आ गया, तो -2 इधर आया। अब फिर y के लिए लेते हैं, तो y के लिए हम लिखेंगे तो y1 + y2 बट्टा हो जाएगा 2। अब इसमें करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6 ± 10 हो जाएगा, तो -10/2। अब इसको करेंगे तो -4 बट्टा हो जाएगा 2, इसको भी हम कटाएंगे तो -2। अब देखिए -2 और -2 आता है, तो अब -2 और -2 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 23 नंबर देखिए, काफ़ी VVI है और यहाँ पे जो है सवाल को थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों, क्योंकि यह जो है ना चैप्टर में यहाँ स्क्वायर दिया गया था, लेकिन आपका यहाँ पे जो सवाल दिया गया इसमें स्क्वायर नहीं दिया गया। अब इसको कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा, दिया है यहाँ पे दिया है कि tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री है, उसके बाद 1 - है tan² 30 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिएगा, tan 30 का मान कितना होता है, मैंने आपको पहले बताया था tan 30 का मान होता है 1/√3। क्या होता है, 1/√3 होता है। तो इसके जगह हम क्या करना है, 1/√3 लिखेंगे और जो बट्टा है तो उसको बट्टा लिखेंगे, 1 - 1/√3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अब इसको हम करेंगे 1/√3 हो जाएगा। अब इसके बट्टा में हो जाएगा 1 - 1/3। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/√3 हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा 1, 2 बट्टा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 1/√3 गुना हो जाएगा, तो ये 3 जो है ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, इसको हम कटाएंगे √3। तो क्या हो गया, जरा ध्यान दीजिए, √3/3
√3/2 जो है किस में आता है, √3/2 जो है वो साइन 60 डिग्री का मान है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति से ही है। दिया गया है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान होगा, तो इसका मान तो 0 होगा। कैसे होगा ये भी समझेंगे। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको बताया था कि साइन 90 डिग्री माइनस जो है थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा होता है। और मैंने बताया था कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ठीक है, और उसी प्रकार से अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसको समझेंगे। यहाँ पे जो मान दिया है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, उतार देते हैं। कोसेक 31 डिग्री है, उसके बाद माइनस है सेक 59 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें इस दोनों में से किसी एक को बदल देना है। तो इसको हम अगर बदलते हैं तो यहाँ लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, सेक यानी कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। ठीक है, 59 डिग्री माइनस हो जाएगा सेक 59 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए ये जब घट जाएगा तो कितना मान निकलेगा, तो 0 मान निकलेगा ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर यहाँ पे सवाल दिया गया है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान होगा। तो देखिए साइन ए, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं साइन ए बराबर दिया है 3/5। तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप मुझे बताओ, P/H होता है ना। तो P/H लिखेंगे। अब यहाँ पे मुझको b का मान ज्ञात करना है, तो b का फॉर्मूला होता है h² माइनस p²। तो अब इसको निकालते हैं, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 5 25 माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 16 का स्क्वायर, यानी हो गया 4। तो देखिए b का मान हो गया 4। अब लिखते हैं cos a का मान। ठीक है, यानी cos थीटा का मान, cos a का मान निकालेंगे तो b/h होता है। तो b का मान कितना 4 है, और नीचे h का मान 5, 4/5 आ जाएगा। तो 4/5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल यहाँ देखें, तो दिया गया है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप जो है एक पिक्चर ले लीजिए, आप इसको समझिएगा। तो ये जो है यहाँ पे कोई मीनार है, इसके पाद बिंदु से यहाँ तक जो है इसका 15 मीटर दिया हुआ है, और ये कहता है इसका ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जब ये ज्ञात करने के लिए कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा, P/B किस में आता है, तो P/B जो है वो tan थीटा में आता है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका कोण जो है उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया है। अब इसका मान निकालेंगे, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा P/15। तो tan 60 का मान है √3, और ये P/15 हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 15√3 मीटर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका जो ऊंचाई निकला, मीनार की ऊंचाई निकला कितना, 15√3 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसको आप लोग अच्छे से जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर दिया गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है, AB बराबर जो है 3√3 सेंटीमीटर और AC जो है 6 सेंटीमीटर है, तो कोण BAC का मान होगा। तो कोण BAC का जो मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कह रहा है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, और इसको आप लोगों को अच्छे से बनाना भी है। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह कैसा सवाल है, इसको आप लोग अच्छे समझेंगे। सबसे पहले आप जो है एक समकोण त्रिभुज लीजिए। चलिए एक समकोण त्रिभुज हमने लिया। अब यहाँ पे कहता है कि कोण B जो है वो समकोण है, और बाकी ये A और C बन जाता है। तो AC का मान दिया है 6 और इसका मान दिया है 3√3 दिया है। अब ये बताइए B/H किस में आता है, तो B/H किस में आता है, उस फॉर्मूले का आपको यहाँ पे लिखना है और आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझेंगे, ये जो है आपको सॉरी यहाँ पे B/H यहाँ पे कैसे हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये कहता है कि कोण A का मान ज्ञात कीजिए। तो A ये वाला है ना, तो इसका ये हो जाएगा P, तो ये हो गया B, और ये हो गया समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण, तो ये हो जाएगा B/H। तो B/H किस में आता है, आप मुझे कॉमेंट करके बताओ।
आप जितने भी छात्र हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि B/H जो है वो किस में आता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा B/H किस में आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इसको हम लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, साइन में निकालते हैं P/H निकालते हैं, और कॉस में क्या होता है B/H होता है। तो B/H हम लिख देंगे, तो B का मान कितना 3√3 हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे 6, तो 1/2। तो इसको हम कटा सकते हैं, तो इसका आंसर निकला 3/2। अब देखिए 3/2 जो है किस में आता है, तो 3/2 जो है वो साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा 60 डिग्री का कौन दर्शाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर यहाँ पे दिया गया है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसके कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है 29 नंबर कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है 12 सेंटीमीटर, PQ जो है वो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, एक जो है वृत्त ले लेना है। ठीक है, अब वृत्त में क्या करना है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोगों को अच्छे से समझना है। यह जो है मैंने यहाँ से लिया, ठीक है, और ये एक स्पर्श यहाँ पे रेखा इस तरह से ले लिए हैं। अभी यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिए। अब कहता है कि OQ जो है, O और Q जो है ये है 12 सेंटीमीटर। अब हमको H का मान ज्ञात करना है, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए PQ का अगर हम लंबाई ज्ञात करते हैं यानी H का लंबाई ज्ञात करते हैं तो क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट कर देंगे। तो 12 कितना 144 प्लस कितना हो जाएगा 25, तो इसको हम करते हैं कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है, 169 हो जाएगा ना, 169 का वर्गमूल निकलता है, तो 169 का वर्गमूल कितना निकलेगा 13, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आया 13 आया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे समझेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग अच्छे समझना है। यहाँ पे ये कह रहा है कि P पर स्पर्श रेखा जो है PQ के अंदर O से जाने वाली एक रेखा है। ठीक है, P से यहाँ पे जाने वाली एक रेखा है। अब ये कहता है इसको ज्ञात करने के लिए, ये वाला रेखा ना ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो अब यही इसका आंसर होगा कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना है, इसको आप लोगों को अच्छे से बना लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 30 नंबर दिया गया है कि O केंद्र वाले वृत्त में PT तथा TQ वृत्त के 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 80 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है। तो इसका मान जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे बनाना है। देखिए ये एक पिक्चर मैंने बनाया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 2 स्पर्श रेखा है, 2 स्पर्श रेखा हम इस तरह से जो है ले लेते हैं, और यहाँ पे O जो है केंद्र से जो है ये ऐसे किया गया है, जिसमें कह रहा है कि O का जो मान है वो 80 डिग्री दर्शाया गया है। अब कहता है कि PTQ बराबर होगा, तो PTQ यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं T और ये इसको हम P और इसको Q मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे करना क्या है, यह जो है ये एक चतुर्भुज है, यानी समचतुर्भुज भी कह सकते हैं, या चतुर्भुज की यहाँ पे पूछा गया है। तो चतुर्भुज का चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री और ये 80। अब इसको जोड़ दीजिए, 90 प्लस 80 प्लस कितना हो जाएगा, ये कोण T हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना 360 डिग्री है ना। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 9 9 18 और 8 कितना हो गया 260 प्लस हो जाएगा कोण T बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। और लिखेंगे इसलिए अगर हम कोण T का मान ज्ञात करें तो यानी कि 360 डिग्री माइनस हो जाएगा 260 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए इसका मान कितना निकला, कोण PTQ का मान निकल गया है 100 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल दिया गया कि 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 डिग्री गुना πr²। ठीक है, अब देखिए इसमें करना है क्या है कि थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेंगे।
और यहाँ पे पहले से दिया है 360 लिख देंगे, गुना पाई का मान 22/7 और इसका क्या करेंगे 14 गुना लिख देंगे 14। ठीक है, अब देखिए इसको कटा सकते हैं, 7 दूनी 14, 6 छाके 36, इसको करेंगे 2 तिया 6, तो ये हो गया। अब इसको हम इसको हम गुना करते हैं, 14 गुना 22 करते हैं तो ये आता है 308 बटा हो जाएगा नीचे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये काफ़ी आसान है, इसको आप लोग जो है बना लेना, इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर से इसी तरह से जो है आपके बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वृत्त के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये सभी को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, और बेलन का आयतन ये सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 32 नंबर सवाल दिया गया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मात्रक। तो देखिए ये काफ़ी आसान है, बहुत बार आप लोग बनाए होंगे, इसको आप लोग जो है बनाते बनाते शायद आप लोगों को याद हो गया होगा। देखिए सवाल यहाँ पे ये क्या है कि वृत्त का जो परिमाप है, वृत्त का जो परिमाप है ना, वो जो है वो क्षेत्रफल से बराबर है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है पार स्क्वायर होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यह पाई और यह पाई तो कट जाएगा, और एगो आर बचेगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एगो ना बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 2 मात्रक हो जाएगा। तो 2 मात्रक हो जाएगा। देखिए मैंने बताया ना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल दिया गया है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर क्यूब। ठीक है, सॉरी 1/4 पाई स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग जो है अच्छे से तैयार कर लेना। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 34 नंबर दिया गया है कि आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है, क्योंकि बेलन का जो आयतन होता है पाई स्क्वायर इंटू एच होता है, लेकिन इसमें एक में भी नहीं दिया है। तो इसको आप लोग याद रखना है कि इसका जो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे एक में भी समीकरण में ये जितना भी ऑप्शन है, ये पूरा ऑप्शन जो है गलत इसमें दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू एच। इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल 35 नंबर दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। त्रिज्या का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कहता है अर्धवृत्त का जो है इसमें कहता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 2 पाई आर, यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे करना है 2 पाई का मान 22/7 गुना 14 गुना हो जाएगा 14, इसको कटा सकते हैं 7 दूनी 14। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम गुना करते हैं। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुना 14 करते हैं, आता है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल जरा ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो तो घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग कर लेना। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देखें, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है। यहाँ पे ये है कि यदि x 3, 4, 5 का माध्य जो है वो 5 है तो x का मान क्या होगा। अब सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माध्य का जो फॉर्मूला लगेगा, इसमें आंकड़ों का कुल योग और बट्टा हो जाएगा कुल अंक। तो यहाँ पे देखिए आंकड़ों का कुल योग, सबसे पहले क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, x + 3 + 4 + 5 बट्टा क्या हुआ है 1 2 3 4, तो 4 लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो 5 4 9 9 और यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 12, x प्लस हो गया 12 बट्टा हो गया 4, यहाँ 4 गो है ना, तो 4। अब यहाँ पे क्या है कि माध्य का मान पहले से दिया हुआ था 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, तो इसके भी यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इसको करेंगे कितना हो जाएगा x + 12 बराबर हो जाएगा 5 चौके 20। अब लिखेंगे x बराबर हो जाएगा 20 - 12 बराबर हो गया 8। तो x का मान कितना निकला 8। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल की ओर चलें। तो 38 नंबर यहाँ पे सवाल दिया गया है
कि वर्ग अंतराल की उच्च सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं से अधिक प्रकार का त्वरण है। ठीक है, अधिक प्रकार का त्वरण है। अगर दोस्तों यहाँ पे जो है निम्न सीमा कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा, कम प्रकार के त्वरण हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है उच्च सीमा क्या हो जाएगा, तो अधिक प्रकार का यह त्वरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर दिया गया है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक घटना होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल 40वां नंबर दिया गया है कि एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा सिक्कों में। ठीक है, आपका जो है सिक्का में जो है दो फलन होते हैं। ठीक है, दो फलक होते हैं, एक हेड होता है और एक जो है वो टेल होता है। ठीक है, तो ये दो फलक हो गए। अब यहाँ पे कहता है एक ही बार उछाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले प्रायिकता ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे कहता है हेड आने की प्रायिकता, तो हेड जो है एक ही बार ना आएगा और टोटल कितना है 2, तो यहाँ पे 1/2, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में जो है मॉडल सेट 2 का जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी का मैंने आप लोगों को सोल्यूशन बता दिया है, और आगे की वीडियो में जो है मॉडल सेट 3 का भी सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप जो है नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को मिल सके।